मेरा विरोध इंडिया से भी उतना ही है जितना एनडीए से, क्योंकि भारत के अंदर जब कॉलेजियम सिस्टम आया उसे बीजेपी नहीं लाई। भारत के अंदर जो इमरजेंसी लागू हुई वो कांग्रेस के समय पे हुई। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पे खुल के अत्याचार किए। अरे भारत चांद पे तो उतर गया, लेकिन आज जो गटर में बहुजन समाज के जो लोग मर रहे हैं उनकी सेफ्टी का आज तक कुछ हुआ? आप कहते हैं चांद पे चले गए। दिल्ली जैसे शहरों के अंदर आज भी सीवर के अंदर अनुसूचित जाति के लोग मरते हैं। बलात्कार बच्चियों का जो होता है और उन्हें मारा जाता है वो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ मारा जाता है। आपको बाबा साहब की जो स्टैचू है स्थापित करनी होगी, वरना पूरे भारत से एडवोकेट लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे, वो पार्लियामेंट भी आएंगे, वो इस सरकार को कानूनी तरीके से झुका देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। देश में संसद का सत्र चल रहा है और जिस तरह से चुनाव हुए, चुनाव में संविधान बचाने की लड़ाई के नाम पे चुनाव लड़ा गया। संविधान बचाने का एक नैरेटिव सेट था और उसी पे पूरा चुनाव चला। और जिस तरह चुनाव के रिजल्ट आने के बाद रातों रात संसद से मूर्तियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 3 जून को हटा दी गई। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश गौतम। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू, जय भीम। सर, नरेंद्र मोदी माथे से संविधान को लगाते हैं और रातों रात संसद से मूर्तियां हट जाती हैं। देखिए, आप ये देखिए कि मेरा अगर विरोध है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है। मेरा विरोध इंडिया से भी उतना ही है जितना एनडीए से। अगर नरेंद्र मोदी माथे से संविधान को लगाते हैं तो ये बता दूं कि इंडिया भी माथे से संविधान को लगाती है। परंतु राहुल गांधी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो किसी भी बाबा साहब की स्टैचू पर नहीं जाते, किसी भी बुद्ध विहार पे नहीं जाते। जब भारत न्याय यात्रा करते हैं तो सभी बुद्ध विहारों को और बाबा साहब के स्थलों को भूल जाते हैं। मुझे ये बता दो कि लखनऊ के अंदर, नोएडा के अंदर जब बाबा साहब और अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी हुई है, क्या आपने राहुल गांधी की कोई फोटो देखी? अब सवाल आता है कि नहीं, आप कहते हो कि भाई वो माथे से संविधान को लगाते हैं। संविधान को माथे में ढोने वाले जिस दिन उनका रिजल्ट आ जाता है उस दिन सबसे पहले वो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बाहर निकालते हैं, ना ही उन्हें विपक्ष का नेता बनाते हैं। और जो उनकी फोटो आती है विक्ट्री वाली, उसके अंदर बाबा साहब को कोई स्थान नहीं दिया गया होता। वो स्थान इस वजह से नहीं दिया गया होता क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों की जो वोट है सिर्फ संविधान को दिखा के हम ले लेंगे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सर, लेकिन हमेशा संविधान की बात की जा रही। संविधान, कल प्रधानमंत्री मोदी भी जब शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी ने संविधान उन्हें दिखाया। मतलब उनका ये इशारा था कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों में उनका विश्वास है। तो आप क्या इस बात को नहीं मानते हैं? ये मीडिया वालों से बड़ी मुझे आपत्ति है। आप क्यों एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि उन्होंने संविधान इसलिए दिखाया कि आप बचाओ? मैं ये मानता हूँ कि संविधान उन्होंने ये दिखाया कि जिस प्रकार हमने संविधान 70 सालों में खत्म किया है उसी प्रकार आप भी खत्म करिए। क्योंकि भारत के अंदर जब कॉलेजियम सिस्टम आया उसे बीजेपी नहीं लाई। भारत के अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम जो है, जो डिफंक हुआ, वो इंडिया के कारण हुआ। भारत के अंदर जो इमरजेंसी लागू हुई वो कांग्रेस के समय पे हुई। अब जब राहुल गांधी जी की बात है तो राहुल गांधी जी से सवाल ये है कि क्या कारण है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्हें आप साथ लेकर चलते थे विक्ट्री के समय पे, और अपना एक फोटो देते हुए उनको आपने जगह तक नहीं दी। ना उनसे वोट तो लिए, उन्हें आगे भी किया गया, परंतु ना तो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का नेता बनाया गया, ना ही अपने संगठन का कोई बड़ा पद दिया गया। अब जब आप ये बात करते हैं कि उन्होंने संविधान दिखाया, अरे भाई, संविधान कोई खेलने और देखने की चीज़ नहीं है। आप अगर सोचते हो कि संविधान को आप देखिए नोटंकी कर रहे हैं कि संविधान को माथे पे लगा के पार्लियामेंट के बाहर फोटो खिंचवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने भारत के अंदर संविधान की आत्मा को धूमिल करते हुए सबसे ज़्यादा डिमोट लोग किए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर खुल के अत्याचार किए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर पार्क को, जिन्होंने कहा कि ये पैसों की बर्बादी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को गाली देने के बाद उस व्यक्ति का, उस औरत का समर्थन दिया जिसने कि बहन जी को गाली दी। और ये आप कहते हो कि ये आज संविधान को बचा रही। अरे नहीं चाहिए नोटंकी। हम जानते हैं कि किस प्रकार आपने भारत के अंदर, ये संविधान का विरोध नहीं है, ये सिर्फ जो संविधान के प्रावधान SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और पिछड़े वर्ग को अधिकार देते हैं, उसको सिर्फ उसके खिलाफ है। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुल जाएगी, परंतु आज तक के 70 साल के इतिहास में क्या सुप्रीम कोर्ट किसी SC, ST और माइनॉरिटीज के मामले में रात को खुली है? क्या आप ये देखिए कि जब संविधान बचाने की बात करने वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ, आपको पता है, अगर आपने कभी बाबू जगजीवन राम का नाम सुना हो,
आपको ये पता है बथानी टोला फूलपुर बाथे के जो कांड है, क्या आपको जी कृष्णैया हत्याकांड के बारे में पता है? अगर आप इन सबको ढूंढोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे तो आपका मन रोएगा और आपको पता लगेगा कि जो ये संविधान को माथे पर लगाने की जो नोटंकी कर रहे हैं, ये मात्र एक नोटंकी है। आप ये देखिए कि संविधान को बचाने खिलौना है संविधान, किताब है संविधान। आप खफा क्यों है? सत्यप्रकाश गौतम क्यों खफा है? देश जो है चांद पे उतर गया है, दक्षिणी हिस्से पे उतर गया है, लगातार भारत जो है विकसित होता जा रहा है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और लगातार जो है मतलब अनेक नई ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन अभी भी आप जो है जातिवाद को लेकर जो है अगर कुछ मामला हो भी जाता है तो आप लोग उस मामले को लेकर लगातार बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। देखिए, यही परेशानी आपसे है। आप कहते हो कि भारत जो है चांद पे उतर गया। अरे भारत चांद पे तो उतर गया, लेकिन आज जो गटर में बहुजन समाज के जो लोग मर रहे हैं उनकी सेफ्टी का आज तक कुछ हुआ? आप कहते हैं चांद पे चले गए। दिल्ली जैसे शहरों के अंदर आज भी सीवर के अंदर अनुसूचित जाति के लोग मरते हैं। आप कहते हो कि चांद पे चला गया। चांद पे चला गया तो आप हाथरस के अंदर जो हाथरस की बेटियां उसे रात में जलाओगे। और रही बात चांद पे, अगर आप सोचते हो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट और एक शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट है तो बिल्कुल नहीं है। अब आप इस डेवलपमेंट का क्या, आप मुझे एक भारत के इतिहास में एक शेड्यूल कास्ट ऐसा दिखा दो जो कि इसके माल्या की तरह 8,000 करोड़ रुपए लेके भागो, दिखा सकते हैं आप मुझे? जो भारत के अंदर कोई ऐसा बिजनेसमैन शेड्यूल कास्ट दिखा दो जिसने अरबों करोड़ों का घोटाला किया हो। मैं आपको सैकड़ों हजारों ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं। और आप कहते हैं कि आप लोगों को मुद्दा चाहिए। हाँ, मुझे मुद्दा चाहिए। जब तक कि हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कि जी कृष्णा के हत्यारों को ये लोग ऐसे ही मिलकर बिसल कोट करके जो है रिहा करवाते रहेंगे, जब तक बथानी टोला फूलपुर बातें खेल लांजी झज्जर दुलीना मिर्जापुर कांड के हत्यारों को ये लोग प्रोटेक्ट करते रहेंगे, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुझे तुम्हारे चांद पे जाने से कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे समाज की बेटी का रेप होके तुम उसे मार देते हो तो ये मेरी लड़ाई है। मुझे तुम्हारे पैसों से और तुम्हारे अर्बनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। मुझे डर है। बलात्कार में आप लोग जाति कहां से ढूंढ लेते हैं? नहीं, क्योंकि जो है क्या बलात्कार की घटनाएं सिर्फ ऐसी महिलाओं के साथ इस देश में हो रही? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बलात्कार के बाद ऐसी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट काट के उन्हें काट के टुकड़े टुकड़े करना सिर्फ अनुसूचित जाति के साथ होता है। ठीक है, बलात्कार बच्चियों का जो होता है और उन्हें मारा जाता है वो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ मारा जाता है। और अगर आप ये कहते हैं कि बलात्कार जाति देख के नहीं होता तो मैं बता दूं, अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करेंगे और SC ST के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए कि अनुसूचित जाति की महिलाएं टारगेट होती है और उन्हें पे आरोप लगाया जाता है कि ये नकली है। जबकि मैं बता दूं, जाति देख के नहीं होता है। भारत के अंदर जितने भी रेप केस हैं यार एक बात बताओ, अगर कोई शेड्यूल कास्ट की लड़की है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट की लड़की है और वो किसी प्रोस्टिट्यूशन के काम में जाती है, बलात्कार एक आपराधिक घटना है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप उसमें जाति ढूंढ लेते हैं। नहीं, मैं तो जाति मेरे समाज पे अत्याचार होगा तो मैं जाति ढूंढूंगा। चाहे बलात्कार हो, चाहे अब्यूजिंग हो, चाहे मार पिटाई हो, चाहे देखना हो, चाहे गरियाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, SC ST हो, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। आपके मुझे लेना देना नहीं आपकी अप्सराओं से। मुझे मेरे समाज की बहन, मेरे समाज की बेटी पे अगर आंख उठ रही है और उनका बलात्कार हो रहा है तो मुझे वो दिखाई देगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो आपने, जब एक दिल्ली के अंदर रेप केस हुआ, आपने इंडिया गेट घेर दिया, आपने पार्लियामेंट की तरफ प्रस्थान करके चले गए, परंतु क्या ये आंदोलन आज तक किसी अनुसूचित जाति की लड़की के लिए हुआ है? नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जब उनके साथ बलात्कार होता है तो उनके शरीर को, उनके मन को, उसके समाज को मारा जाता है, तार-तार किया जाता है, काटा जाता है। आप शायद खेल लांजी को नहीं जानते, मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसके अंदर बहुजन समाज की महिलाओं को रेप करने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट तक काट दिए गए। ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के अंदर। ठीक है, आज पूरा देश संविधान बचाने की जो लड़ाई के नाम पे चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन जो है एक साथ खड़ा है संविधान बचाने के लिए, और जो संसद में शपथ भी ले रहे हैं, कुछ नवनिर्वाचित सांसद जो है उन्होंने संविधान की शपथ ली है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दे नो दूसरा तेहरा। अगर साहब काशी राम को जानते हो तो साहबनाथ और नागनाथ की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और आप ये कहते हैं कि संविधान, अरे मैंने कहा संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान कोई ड्रामा नहीं है जिसे आप करो। अगर आपको संविधान को पालन करना है तो जिस दिन पहला सत्र 2024 में शुरू हुआ, आपको आवाज उठानी चाहिए थी यहाँ की, भाई बाबा साहब की स्टैचू क्यों हटाई?
आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भारत के अंदर किस प्रकार SC ST पे जो अत्याचार है वो रुकेगा। आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि क्या कारण है भारत के अंदर अनुसूचित जाति का जो तबका है उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन आज पार्लियामेंट में नहीं आया। आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी कि आज जो पार्लियामेंट के अंदर संविधान के अनुरूप काम होगा। क्या पार्लियामेंट के अंदर, आप मुझे बताएं कि जिस पार्लियामेंट के अंदर ये शपथ ले रहे हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर संविधान की नोटंकी कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट की स्थापना क्या संवैधानिक रूप से हुई है? सर, स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि झूठे मुकदमे होते हैं SC ST एक्ट के नाम पे और बाद में फिर समझौते हो जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। जो भी व्यक्ति, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि SC ST समाज के जो मुकदमे हैं वो झूठे होते हैं, मैं उसको कोर्ट में, सड़क पे, न्यायालय में मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो इस बात को प्रूव कर दे। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की रिवीजन पिटीशन में ये बात एडमिट की है, 5 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनुसूचित जाति के जो लोगों के मुकदमे हैं वो झूठे नहीं होते। तो जो लोग ये कहते हैं या तो वो अनपढ़ हैं, या उनकी बुद्धि खराब है, या वो नशे में है। क्योंकि भारत के अंदर जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात होगी, जब मैंने जजमेंट जो आपको बताई है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की रिवीजन पिटीशन, उसकी बात होगी, तो वो बिल्कुल ये नहीं कहती कि इनके जो मुकदमे हैं वो झूठे होते हैं। आगे की क्या योजना है? जिस तरह से मूर्तियां हटा दी गई है, आप लोग आज जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे आप लोगों की क्या योजना है? देखिए, आगे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये सिर्फ एक इन्हें मैसेज था कि भाई अभी जो है आपको बाबा साहब की जो स्टैचू है स्थापित करनी होगी, वरना पूरे भारत से एडवोकेट लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे, वो पार्लियामेंट भी आएंगे, वो इस सरकार को कानूनी तरीके से झुका देंगे, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू के साथ जो इन्होंने वैंडलिज्म किया है, जो अत्याचार किया है, वो अत्याचार और वैंडलिज्म को ये दुरुस्त कर सके। अभी इनसे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शांति प्रकाश सर। रातों रात जो मूर्तियां हटा दी गई हैं, तो आप क्या अब आगे की क्या योजना है? अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक उस पर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। देखिए, सरकार ने ये जो कार्य किया है बहुत ही घृणित कार्य किया है, और 2 जून और 3 जून की रात में इस मूर्ति को हटा दिया गया है और हटा करके पीछे की ओर रख दिया गया है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य सरकार ने किया है। इसकी पूरे देश के लोग, एडवोकेट्स कम्युनिटी कठोर शब्दों में निंदा करती है। बाबा साहब का ही अपमान नहीं हुआ है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान हुआ है, ये भारतीय संविधान का अपमान हुआ है। और यह लड़ाई बहुत संघर्ष के बाद बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई थी। सन 1964 से लेकर के 1967 तक आंदोलन हुआ। BP मौर्य जी जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, उनके नेतृत्व में 3 लाख लोग उन्हें आंदोलन किया, 75,000 लोग जेल में गए, और 2 अप्रैल 1967 को यह मूर्ति स्थापित हुई थी। और ये मूर्ति किसी सरकारी फंड से नहीं बनी थी, ये लोगों के चंदे से, लोगों के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये के चंदे से इकट्ठा करके मूर्ति बनाई गई थी। 1991 में जब सामाजिक न्यायालय मंत्रालय बना, तब इन्होंने अम्बेडकर प्रतिष्ठान बना करके और सारा का सारा अपने हाथ में ले लिया। लेकिन ये जो सरकार ने कार्य किया है, यह गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, क्योंकि मूर्तियां लगाना, हटाना, यह जो सारा काम है पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी पब्लिक पर्पजेस कमेटी सन 2018 से पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्टेंस में नहीं है। लोकसभा स्पीकर इस पर निर्णय करता है, लोकसभा स्पीकर का कोई इसमें निर्णय नहीं है। किस कमेटी ने निर्णय लिया, किस तरह से किया गया, ये कहीं पर भी जो है स्पष्ट नहीं है। ये सारा का सारा गैर कानूनी तरीके से इन्होंने किया, चूँकि इनको ऐसा अंदेशा था कि हम पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे, और पूर्ण बहुमत से आने के बाद 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, हम भारतीय संविधान को भी बदलने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस देश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और जनता ने अपना जनादेश दिया है। अगर यही सरकार इसी तरीके से कार्य करेगी तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए काफ़ी कष्टदायक होगा। और हम आज ये मांग करते हैं यहाँ से कि जिस तरीके से बाबा साहब, गांधी जी और शिवाजी की मूर्तियाँ हटाई गई हैं, उनको उन्हीं स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए। और देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, कल भी यहाँ पर एक आंदोलन होगा, हम लोग उसमें भी शरीक होने जा रहे हैं। हमारा एक और संगठन है डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय विकास संगठन, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। कल यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होंगे
धन्यवाद। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वकील शांति प्रकाश जी को, जिन्होंने अपनी राय रखी कि जिस तरह से संसद से मूर्तियां रातों रात हटा दी गई है, उस पर इन्होंने बात की। और साथ ही हमारे साथ बात की सत्य प्रकाश गौतम ने। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।